और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहते हैं और हम आपको बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। और वो क्यों, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को पता चल गया होगा क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा आर्टिकल हमारे बारे में आर्टिकल जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, उनके बारे में बताया गया। और सीरियसली ये पॉसिबल नहीं हो सकता था अगर आप लोग हम लोग को इतना ज्यादा प्यार नहीं देते। सही बात है, आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा सम्मान दिया, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपको थैंक यू बोलते हैं, शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आप सबका। यानी कि जितने भी हम आज वो शब्द जो हमारे ज़हन में है ना वो बोले वो सारे कम है। वी आर वेरी हैप्पी। और यहाँ पर मैं हमेशा जैसे कि अपनी वीडियोस पर बोलती भी हूँ और मैं बात भी करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है रिएक्शन चैनल्स बहुत अच्छा मीडियम है जो कि लोगों की दूरियां, एक दूसरे की गलत फहमियां खत्म कर रहा है। और यहाँ पर मैं बाकी भी जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, रिएक्शन चैनल्स, मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूंगी कि उन लोगों की एफर्ट्स की वजह से आज हमारे दरमियान एक ऐसा ब्रिज बन गया है प्यार का, मोहब्बत का। और मैं बोलूंगी कि एक ऐसा फैमिली वाली फीलिंग्स अब आती हैं कि आपको मतलब अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना। तो इसमें मैं सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगी और सबसे पहले हमारी यूट्यूब फैमिली को मुबारकबाद देना चाहूंगी। और अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो की कल इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट थी क्योंकि हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं और वो क्या है मौजम, वो है पार्ट 2 फाइंडिंग इंडियन सोल्जर ग्रेव्स आफ्टर 103 इयर्स गलीपोली तुर्की। और हमारे कल जो हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था उसमें इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट थी और मतलब पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था इससे। और फिर उसके अलावा ईमेल भी हम लोगों को आई। वेल अभी हम देखने जा रहे हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। trusthelpline.com गलीपोली बैटलफील्ड, यहाँ पे जंग हुई है। एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं हूँ जनाब सिनान के साथ में। और गलीबलू की जो लड़ाई थी, जो जंग थी, उसमें हमारे करीब 15,000 सैनिक शहीद हुए थे इंडिया के। बस अपने उन्हीं सैनिकों की कब्रें हैं, उन्हीं को देखने के लिए मैं यहाँ आया था। आज फिर से मैंने शुरू किया, देखता हूँ कितने कब्र में देख पाता हूँ। मुझे एक्चुअली इंडियन नामों की तलाश है, काश वो मुझे मिल जाएं। तो जनाब सिनान मुझे अभी अपना इलाका दिखाने के लिए लाए हैं। यहाँ यहीं के हैं, इसलिए यहाँ के इलाके को अच्छे से जानते हैं ये। और जहाँ तक मैं सही समझ पाया हूँ, ये जो इलाका है ना गलीबलू वाला, हिस्टोरिक साइट है, इसलिए टर्की ने यहाँ पर कभी भी कुछ भी बनाने के लिए परमिशन नहीं दी। तो इसलिए ये आज भी वैसा ही है जैसे ये आज से करीब 100 साल, 103, 110 साल पहले हुआ करता था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। बहुत अच्छी बात। 1915 के आसपास यहाँ पर लड़ाई थी। उस तरफ समुद्र है, वहाँ से ब्रिटिश फ़ौज, यानी जिसमें इंडियन सैनिक थे, वो यहाँ से आए थे उस तरफ से। और यहाँ थे ऑटोमन एम्पायर के सैनिक, यानी टर्किश सैनिक। और फिर लड़ाई हुई थी। आज भी यहाँ इनमें, इस पूरे मैदान में पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं उन सोल्जर्स से जुड़ी हुई। इनकी जो नज़रें हैं इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ों को तलाश कर रही हैं। इन्होंने मुझे अभी भी ये दिखाया, किसी सोल्जर से जुड़ा हुआ कुछ है, शायद ये बेल्ट का है या पता नहीं, इसको यहाँ लगाते होंगे या कहाँ लगाते होंगे, बट है कुछ। English here, yes. Hospital, no bomb. Okay, English hospital, no bomb. Turkish hospital, bomb. Okay. English hospital, bomb. Turkish hospital, bomb. English pilots. Oh yes. Neden? I read about this. Yes. Neden? Why? Yes. Neden? Londra streets. London streets. Okay. I do not want to see disabled soldiers in the streets of London. Oh my God. Okay. Yes. I understand. No. Yes. Okay. मैंने अभी तक पढ़ा था इंटरनेट पे कि कुछ गलतफहमी के चलते अलाइड फोर्सेस यानी ब्रिटिश जो नेवी थी
उन्होंने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर भी अटैक कर दिया। उनको लगा कि ये भी टर्क सोल्जर्स हैं और कुछ सैनिक हमारे उस गलतफहमी के चलते शायद मारे गए होंगे। मुझे ये नहीं पता है कि मारे गए या नहीं, मगर गलती से अटैक ज़रूर हुआ। अब जनाब भी ये बता रहे हैं कि उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न उन्होंने ये बताया, इतने सारे लोग जब घायल हुए तो ब्रिटिश ने क्या किया, अपने प्लेन्स भेजे और इधर था टर्किश हॉस्पिटल, इधर था ब्रिटिश हॉस्पिटल, दोनों के ऊपर अटैक करवा दिया। इनका कहना ये है, इंटरप्रिटेशन इनका ये है उस इवेंट का, कि वो बॉम्ब्स इसलिए गिराए गए थे ताकि लंदन की स्ट्रीट्स पे, लंदन की गलियों में उनको अपाहिज सैनिक देखने को ना मिले, इसलिए इनको यहीं मार दो जो घायल पड़े हैं, ताकि वो हमारे ऊपर बोझ ना बने। अब ये किस हद तक सही है या गलत ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर here the bones of the patients in the hospital are small and small. ओके। इनका कहना ये है कि जब बॉम्ब्स गिराए गए तो जो घायल सैनिक थे, मतलब उनकी हड्डियाँ बहुत छोटी ऐसे बिखर गई थी। ये कुछ डिटेल्स हैं। इसके हिसाब से कहना ये है कि कुछ हुआ कि यहाँ पर वो लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे थे जो अलाइड फोर्सेस थे, ब्रिटिश थी, लेकिन इंडियन सोल्जर्स की वजह से इनको फिर से बढ़त मिली, और इतनी बढ़त मिली कि उन्होंने इसको रिकैप्चर कर लिया, वापस से इस पर कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद इनका जो कब्ज़ा है वो तब तक रहा जब तक कि वो इस पूरे इलाके से हार नहीं गए थे। 9 जनवरी 1916 को जब उन्होंने पूरी तरीके से इसको छोड़ दिया था, तभी उन्होंने इस पर से अपना कब्ज़ा छोड़ा था। करीब 7 महीने यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स रहे थे, शायद इंडियन सोल्जर्स की वजह से। ये है वो सारा एरिया। ये है वो समुद्र जहाँ से सैनिक आए थे। ऊंचाई कितनी ज़्यादा है यहाँ की। ऊपर चढ़े पहले वो, आने के बाद फिर वहाँ से अटैक हुआ था टर्किश सैनिकों का। ये जो जगह है, इनका कहना है सिनान भाई का कि 1964 में यहाँ पर एक टर्किश कमांडर ने इस जगह को बनवाया, और इसका रीज़न ये था कि यहाँ जगह जगह हड्डियाँ बिखरी हुई थी। 1964 में भी उन हड्डियों को ऐसे इकट्ठा करके फिर सभी सैनिक थे उसमें, इंडियंस भी थे, तुर्किश भी थे, फ्रेंच भी थे, इस जगह पर उनको फिर दफनाया गया उन हड्डियों को, क्योंकि वो सैनिकों की हड्डियाँ थी। मैंने अभी आपको ये चीज़ दिखाई थी ना, सोल्जर्स की है ये। इन भाई का कहना है कि ये बारूद है, गन पाउडर, गन के अंदर, बंदूक के अंदर इसको ऐसे भरा जाता था और इसके बाद फिर दागा जाता था। तो 103-104 साल के बाद में भी यहाँ पर ये सब चीज़ें ऐसे बिखरी हुई हैं। ये जो सारा एरिया है अलचेतेपे गांव है, अलचेतेपे पॉइंट उसके आसपास में है। अरे ये तो 12 ट्री कॉप्स है, यहाँ मुझे आना था। ये तो काफ़ी बड़ी है। रहे हैं ना। यहाँ पर मुझे कुछ मिला, मगर हिंदुस्तानी नाम नहीं है। यहाँ पर लिखा कैप्टन, ये है कैप्टन W.N. एटकिंसन, 10th गुरखा राइफल्स। 29 जून 1915 को ये शहीद हुए थे। एक चीज़ ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ आते हैं, ये सब देखते देखते इतना ज़रूर पता चला कि ये जो ग्रेव्स हैं, ये जो कब्रें हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। यहाँ B है, उधर C है, ऐसे फिर D है, और ऐसे वहाँ उस तरफ कहीं WXYZ उस तरफ कहीं है। खबरें तो नहीं मिली यहाँ पर, नाम तो नहीं मिले भारतीयों के,
लेकिन कुछ फ़ोटो हैं और यही फ़ोटो मैंने इंटरनेट पे देखी थी। ये है 12 ट्री कॉर्प्स सिमेट्री और यहाँ हैं हमारे सिख सोल्जर्स। ये कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन है, इनकी वेबसाइट है cwgc.org। इससे भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। लंकाशायर लैंडिंग सिमेट्री है ये। इस सिमेट्री में भी कुछ इंडियन सोल्जर्स की ग्रेव्स हैं, ऐसा पढ़ा था मैंने। इंडिया टू इंडिया, यस, हिंद। लंकाशायर सिमेट्री पर भी एक और कब्र मिली है, इंडियन आर्मी लिखा हुआ है पर वही ब्रिटिश सैनिक हैं। ये भी करीब 1200 सैनिकों की रेस्टिंग प्लेस है ये। बाकी 135 अनआइडेंटिफाइड हैं। देयर ग्रेव्स कवर्ड बाय अर्थ एंड ग्रास। ये जो लिखा हुआ है ना कि जो करीब 135 अनआइडेंटिफाइड सोल्जर्स और उनके ऊपर कोई पत्थर नहीं है, ये पत्थर लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद हमारे ज़्यादा सोल्जर्स वही ना हों। सुबह के 9:10। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि सिनान भाई की अपने इंगेजमेंट्स हैं, मैं उनको ज़्यादा देर तक बिज़ी नहीं रख सकता और मेरे अंदर एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया है। अब उदासी छा गई है बहुत ज़्यादा। शायद जो सोचा था वैसा नहीं मुमकिन हो पा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो रहा हूँ अपने अटेम्प्ट में। बताया था मुझे डायरेक्टरेट के लोगों ने कि हेलिस मेमोरियल में सोल्जर्स के नाम एंग्रेव हैं, जैसे इंडिया गेट पर हैं दिल्ली में। यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स आए थे। यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं उनमें से 1500 उन लोगों के हैं जो इंडियन आर्मी से जुड़े हुए थे। 29th इंडियन ब्रिगेड और इंडियन माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड 1 मई 1915 को यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर कई बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम किए थे। इंडियन म्यूल कॉर्प्स, जो पूरे इंडियन लोग आए थे, इंडियन सोल्जर्स आए थे, उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ थी वो थी इंडियन म्यूल कॉर्प्स की। और उनका काम था, जो म्यूल्स थे, खच्चर थे, उनके ऊपर उन पर सामान लाद के बारूद पहुंचाना, एम्यूनेशंस पहुंचाना, मेडिसिन्स पहुंचाना, खाना रसद वगैरह वगैरह पहुंचाना सोल्जर्स को इस पूरे इलाके में। हेलिस मेमोरियल आने के बाद पता चल रहा है कि जो हिंदू और सिख सैनिक थे उनको उनके धर्म के हिसाब से यहाँ पर जला दिया गया था। उनका अंतिम संस्कार इस तरीके से किया गया था, उनको दफनाया नहीं गया था। इसलिए शायद मुझे वहाँ पर कोई ग्रेव्स नहीं मिली। हालांकि मैं ढूंढ रहा था कोई मुस्लिम नाम मिल जाता। मूड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों। अपॉइंटमेंट हो जाती है। मिल गए हमारे सैनिक फाइनली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं इस वक्त और थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहा हूँ मैं इस वक्त। यहाँ वो सारे नाम हैं जो मैं देखने के लिए यहाँ आया था। गोरखा राइफल्स, खारसिंह थापा। गला भर रहा है मेरा इस वक्त ये नाम देखकर। संत वीर गुरुंग, संत वीर थापा राणा, अर्जन सिंह, दल सिंह, करतार सिंह, केसर सिंह, लाल सिंह, संता सिंह, सरवन सिंह, सुंदर सिंह, ठाकुर सिंह, वाधवा सिंह। ये गोरखा राइफल्स के बहुत सारे जवान। असरम राय, बागदन लामा, देसबीर राय, लसबीर गुरुंग, करबीर लिंबू। पटियाला इन्फेंट्री से जयमल सिंह, जोरा सिंह, देवा सिंह, कृपाल सिंह। म्यूल कॉर्प्स में हैं गोविंद स्वामी, कुलजमान, हुसैन खान, अमरदास, गंगादीन, बग्गा खान, भगतवाला, जवाला, अमृत राय, बिशन सिंह, किशन सिंह, अमर सिंह, मुंशा सिंह, जयमल सिंह। Thanks a lot. Thank you very much. All Indians, from all Indians, Pakistanis, Burmese, Nepali, everyone, all of them.
वाकई यहाँ आके अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। ज़रूर आइए हेलस मेमोरियल। इनफैक्ट टर्की घूमने आ रहे हैं तो त्राकिया ज़रूर आइए, और त्राकिया आ रहे हैं तो गलेबोली रीजन में ज़रूर आइए। यहाँ पर पास में है सदिल बाहर, वो है सदिल बाहर गांव, उसके ठीक साथ में है हेलस मेमोरियल। यहाँ ज़रूर आइए जनाब, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे लोग डिज़र्व करते हैं। ये हमारे सैनिक हैं, हमारे देश के सैनिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतातुर्क को और यहाँ के लोगों को जिन्होंने इतना सम्मान दिया हमारे शहीदों को भी। पर एक चीज़ बार बार दिमाग में आती है, एक इंसिडेंस मैं आपको सुनाता हूँ। जब लड़ाई हो रही थी, ब्रिटेन ने क्या किया था, जब इनको यहाँ भेज दिया गया था इंडिया से लड़ने के लिए, कुछ ऊपर ब्रिटिश सैनिकों ने देखा कि यहाँ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो जो हमारे मुस्लिम सोल्जर्स थे उनको ना यहाँ से हटा के कहीं और भेज दिया। उनको लड़ने के लिए भेजा ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम्स हैं और इधर मुस्लिम्स हैं, तो हो सकता है कि ये लोग उनसे जाके मिल जाएं या फिर हमारे प्रति वफादार ना रहें। तो उनकी इंटीग्रिटी पर, उनकी वफादारी पर शक किया गया था, जबकि वो सैनिक थे, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मिलके लड़ रहे थे। पॉलिटिक्स खेली गई उनके साथ में। जनाब, जब हम अपने सैनिकों की बात करते हैं ना तो वाकई रोंगटे खड़े होते हैं, गला भर आता है, आप इमोशनल हो जाते हैं। पर उन इमोशंस में हम भूल जाते हैं कि भाई ये लड़ाई हुई क्यों थी। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ खराबी है, इस वजह से उन्होंने सारा माहौल पैदा किया लड़ाई का, और उसके बाद भेज दो लोगों को शहीद होने के लिए, और फिर एक वॉर हिस्टीरिया पैदा करो, एक उन्माद पैदा करो कि आपको सैनिक बनना है, आपको लड़ना है मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए आप जाओ लड़ो, और फिर हम उससे बहते चले जाते हैं बिना ये देखे कि भाई हम लड़ क्यों रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं। हमें लड़ाने वाले ये जो बोल रहे हैं, हमको ऑर्डर्स दे रहे हैं, सबसे ऊपर बैठे वो लोग, वो हैं कौन। ये 1915 में भी था और आज 2018 है, 103 साल के बाद हालात वही हैं। पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें इन लोगों की, पर साथ ही साथ हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम वो वजह पैदा ना होने दें जिस वजह से ये लोग लड़े थे। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ये लोग अपना देश, अपना घर, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए थे। इनको ये भी मालूम था कि वापस शायद नहीं जा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इन वजहों की तरफ सोचना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में कुछ फितूर है, वो लोग हमको लड़ा के, वो लोग चाहते हैं कि हम हमेशा लड़ते रहें, लड़ाई होती रहे। उधर ये लोग लड़ते रहेंगे और इधर हम लोग जो जनता हैं, मेरे जैसे और आपकी जैसी, उन मरने वालों के, उन शहीदों का नाम ले लेकर इनको हम पागल बनाते रहेंगे। क्या होगा? कभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा उन सारी चीज़ों का जिस वजह से लड़ाई हो रही हैं। तो इनको भेजते रहो लड़ने के लिए, इनको पागल बना के रखो, चलता रहेगा। 60 साल 70 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, बटे हुए, उसके बाद भी हम आज भी लड़ते जा रहे हैं। भाई कोई अंत है इसका, कोई एंड है इसका? मुझे लगता है प्लीज़ हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम लड़ क्यों रहे हैं। ये सुंदर ज़मीन है, बहुत ही प्यारा लैंडस्केप है, इतना शांत समुद्र, इतना बेहतरीन ये सब लगता है, मगर इसके पीछे कहानी कुछ और है। काश ये कहानी ऐसी नहीं होती, काश ये लैंडस्केप जैसा दिखता है वैसा ही रहता, इसके पीछे एक सैड कहानी नहीं होती। बात करें अगर आज की इस वीडियो की, तो इस वीडियो में जो है जो वरुण सर ने एक मैसेज दिया है वो बहुत अच्छा है, और हर इंसान के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स की बातों में आ जाता है या कोई इधर उधर से बातें सुन के वो जो है अपने आप अपने दिमाग में, अपने दिल में कड़वाहट जब भर लेता है, ये उनके लिए वाकई सोचने वाली बात है। आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं, वजह क्या है लड़ने की, बैक पे जो चीजें चल रही हैं, जो माइंड्स चल रहे हैं, कौन है वो। बिल्कुल, और मैं यहाँ पर सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी वरुण सर को कि उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की उन रेट्स को ढूंढने में, और फाइनली वो उस जगह पर पहुंच गए जिसके लिए वो आए थे वहां पर। क्योंकि कल वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, आज की वीडियो में भी वो थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड नजर आए, बट अच्छा ये लग रहा है ना कि फाइनली उन्होंने वो चीज, वो जगह ढूंढ ली। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी लगन सच्ची है ना तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं, और वो चीज हमें इस वीडियो में भी नजर आई। और आप वाकई में आपका मन भर
भर जाता है आपका, आप इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि जो भी है वो सब हमारे बड़े थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, मतलब कहीं ना कहीं पर हम सबका एक कनेक्शन रहा हुआ है उन सब सैनिकों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में हमें हमेशा याद रखना चाहिए और हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए इतना ज्यादा सेक्रीफाइस किया, और आज अब आकर इतने टाइम के बाद हम लोग अगर जान रहे हैं तो मुझे लगता है ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमें पहले क्यों नहीं पता था इन चीजों का। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले जो मैं वरुण सर जो है उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने आप कह सकते हैं पहाड़ तोड़ने वाला काम किया है, क्योंकि एक उस मुल्क में जाना जहाँ की जो है कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज़ डिफरेंट है, आपको उनकी ज़ुबान नहीं मालूम, आपने एक जगह तक पहुँचना है लेकिन कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ज़्यादा है, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी। नो डाउट जैसे ईमान दी ने कहा और हमने वीडियो में भी देखा कि डिसअपॉइंटमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन जब वो एंड पे पहुंच गए तो उनके मुंह पे जो खुशी थी ना वो देखने वाली थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो मैंने जहां तक बचपन में पढ़ा था कि हमारे जो लोग थे वो इसमें शामिल होने के लिए राजी नहीं थे। आप हमारे साथ जाएं, आप वहां पे लड़ें और आपको जो है हम आज़ाद कर देंगे। तो सिर्फ वो आज़ादी के लिए कि हम जो है हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो खुशी से रह सके, हमारे इतने ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। सीरियसली ये सोच भी मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको कर देती है कि उन लोगों ने इतना ज़्यादा हमारे लिए सोचा कि आने वाली जो नस्लें हैं वो आज़ाद माहौल में आज़ादी के साथ रह सके। लेकिन वाकई में सोचने वाली बात है, क्या हम लोगों ने उनकी कुर्बानियों को मतलब ज़ाया किया या नहीं किया? क्योंकि जैसे कि वाकई में इतने सालों के बाद अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें मौसम, सही बात है, हम लोग अभी भी देखो एक दूसरे के साथ गुस्सा और क्या से बोलते हैं अजीब सी मतलब प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आकर वाकई में ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। हमें सीखना चाहिए हमारे पास्ट से, हमें सीखना चाहिए किस तरीके से तुर्की की गवर्नमेंट ने वहाँ के जितने भी सैनिक थे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन्होंने उन सबको किस तरीके से एक मैं कहूँगी कि एक सिक्योर वॉल में रख दिया, और फिर जो वो बैटल थी उसकी जो जगह थी वहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए कोई मतलब चीज नहीं बनाने दी गई इतने सालों के बाद, मतलब 100 साल से भी ऊपर हो गया। तो ये छोटी बात नहीं है। मुझे जो तुर्क जो थे, जो अतातुर्क थे, उनकी ये बात जो एंड पे ने लिखी, आफ्टर हैविंग लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन दिस लैंड दे हैव बिकम आवर सन्स एज वेल। ये लाइन बड़ा मुझे इमोशनल लगा था जहां ये बोला था ना, यू द मदर्स हु सेंट देयर सन्स फ्रॉम फार अवे कंट्रीज, यानी कि वाकई में वाइप अवे योर टीयर्स। तो वाकई में मैं ये बात बोलूँगी कि जिन लोगों के घरों के मतलब लोग जाते हैं, जो सैनिक जाते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके टीयर्स हम लोग नहीं हम लोग वाकई में नो डाउट हम के लिए ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ पे ये बात भी कहना चाहूंगा कि अगर हम देखें ना, अभी तक वैसी ये चीज होती आ रही है लेकिन हमें समझ नहीं लग रही। अब देखें, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो हमारे यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया गया, हमारे अपनों को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें जो सारागढ़ी की वॉर हुई, ठीक है ना, उसमें भी हमारे लोग ही जो है वो शहीद हुए, अंग्रेजों का कुछ नहीं गया। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ बेहिस्सी की इंतहा यहाँ पे ये थी कि जो हॉस्पिटल्स बनाए गए उन्हें ट्रीट करने के लिए, उन पे भी उन्होंने बम बरसा दिए कि वो किसी मजदूर को, किसी जो है पहज इंसान को वहां पे नहीं देखना चाहते। ये इससे ज्यादा बेहिस्सी की इंतहा क्या होगी कि अभी, बल्कि हम भी यहाँ पे अपने आप को बेहिस कहेंगे कि हम अभी तक इन चीजों के बारे में नहीं सोचते कि हमें कौन किस तरह यूज कर रहा है। और मौसम मैं ये बात सोची कि देखो कि ये होता है आपके अंदर की ईगो, कि अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है ना, वो आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, आप वो चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अपनी हार चाहे किसी भी सूरत में हो। कि अगर हमारे सैनिक किसके लिए खड़े थे, वो चाहे किसी भी कंट्री के हों, लेकिन वहाँ के जो पावर में लोग हैं, जो उनको कमांड कर रहे हैं, उनका राइट नहीं है कि उनकी जानों को जाया कर दें। और जिस तरीके से वो बता रहे थे कि उनकी हड्डियां बिखरी हुई थी, फिर उनको इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया।
सीरियसली ये इतनी ज्यादा एक दिल को दुखा देने वाली बातें हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर हमें अभी भी समझ नहीं आएगा ना तो कभी नहीं आएगा, समझ नहीं आएंगी। और ये मुझे ऐसा लगता है मौसम, मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि नेगेटिविटी पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा हाईलाइट होती है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि हेट स्पीच करते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और फिर इस तरह से लोगों का दिमाग खराब होता है। वाकई में वरुण सर ने बहुत अच्छी बात की, एक मतलब सोचो तो सही हम लड़ क्यों रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, या मतलब उसकी वजह तो पता होना चाहिए ना किसी को, अंधाधुंधा आप बस यकीन करते रहो। बस यही है, हम लोग जो है ना ज्यादातर वो कही हुई बातें या सुनी सुनाई बातों पर जो है हम यकीन कर लेते हैं। यहाँ पे एंड पे जो है एक कोट कह के मैं अपनी बात जो है खत्म करना चाहूंगा जो गांधी जी का था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। बिल्कुल, मैं भी इस चीज से एग्री करती हूँ। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, और लेकिन ये कि उन लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होती है और उनके मुताबिक ही उनकी बातें भी होती हैं। बट मैं यहाँ पर यही बात करना चाहूंगी कि अब आकर बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा होप्स हैं, मुझे अच्छा लगता है एक चीज़ जो हमारे व्यूवर्स के थ्रू हम लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में बैरियर्स ख़त्म होने की कोशिश होती है हमारी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, और एक एक पॉजिटिव वाइब, एक फैमिली वाइब, और चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमारी रूट सेम है, हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और ये हकीकत है। चाहे लोग इस चीज़ को पसंद करें या ना करें, बट वो कहते हैं ना कि जैसे आपका जो खूनी रिश्ता होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो हमारे में चाहे जितने मर्जी इख्तिलाफात हो जाए ना, लेकिन अंदर से हमारे दिल सेम एक ही मर्तबा एक ही जैसे धड़केंगे, एक ही चीज़ों पर हम लोग इमोशनल होंगे, चाहे वो बॉलीवुड की मूवी हो, चाहे वो फिर हमारे कोई भी हमारे अपनों ने वॉर की हो, हम लोग सब उस पर इमोशनल होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक थे, हैं और रहेंगे। वेल, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग अस दिस वीडियो। सबसे पहले तो मैं सुहेल सिंह जी का थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को ये वीडियो सजेस्ट की थी। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट के लिए इतनी ज़्यादा हम लोगों को सजेशन मिली, रिक्वेस्ट मिली, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं। और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, हमारी वीडियो हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।